हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का कुछ ऑब्जेक्टिव। हम लोग इस वीडियो में करीब करीब 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हमारे झारखंड बोर्ड के लिए और बाकी सारे बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आज हमारा जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है हिंदी। तो हिंदी क्लास 10 के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कुछ हमारे पास पैसेज दिया गया है, और इसमें हमारे पास जो पहला पैसेज दिया गया है वो हमारा गद्यांश वाला से। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल ही अपठित होता है। अपठित कहने का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल भी हमारे बुक्स वगैरह से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि कुछ बाहर से अपना से दिया हुआ रहता है, जिसको हमको पढ़ने के बाद आंसर देना होता है। तो एक पैसेज सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो हमारे की गद्यांश दिया हुआ रहता है। ये हमारे पास करीब करीब 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक एक मार्क्स का 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो पद्यांश वाला या गद्यांश वाला जो क्वेश्चन होता है बाकी आसान होता है, बाकी दूसरे क्वेश्चंस की तुलना में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका हम लोग आंसर यहाँ पर देंगे। तो पैसेज पढ़ना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा एक पैसेज दिया हुआ है, जो गद्यांश हम लोग कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास सही विकल्प चुनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ पे जो प्रश्न देखने वाले हैं, उस पहला प्रश्न में हमसे पूछा गया है, और ये सारा का सारा जवाब हमें जो देना है वो बिल्कुल हमें इस पैसेज के आधार पर देना है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि घड़ी की निरंतरता सरकती हुई सुइया से क्या कहती है। ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा कुछ कर लो, यानी कि समय बीत जाएगा, उसके बाद कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया है। ठीक है, तो गांधी जी ने समय की परख यानी इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, टाइम जिसने पहचान लिया वो सफलता के शिखर में पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवन की कुंजी क्या है? ठीक है, जीवन की कुंजी यानी कि की है ना, जीवन की कुंजी क्या है यानी की क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो इंसान समय का मूल्य समझ लेता है, ठीक है, और समय के मूल्य को समझकर जो काम करता है, वही समझिए जीवन का असली कुंजी है, असली सफलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं, यानी जो महत्वाकांक्षी या जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो पल होता है, उसको किस तरह से खो देता है। तो लोग उधेड़बुन में आकर यहाँ पे खो देता है। ठीक है, उधेड़बुन कहने का मतलब क्या है कि उसके लाइफ में कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, सारा का सारा ब्लर दिखाई दे रहा है। तो जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं उधेड़बुन की स्थिति हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारे एक पैसेज से दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास जो काव्यांश है वहाँ से दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस काव्यांश को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब इस काव्यांश का शुरुआत किया गया है यहाँ से। ठीक है, हमें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ काव्यांश को पढ़ना होगा। और काव्यांश का मतलब क्या होता है? कविता का अंश। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे सवाल के जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि कवि के अनुसार, यानी जो हमारे पास कविता यहाँ पे दिया गया है उसके जो कवि हैं, ठीक है, जो कविता यहाँ पे दिया गया है उसके जो कवि हैं उनके अनुसार पूछना है, अपने अनुसार नहीं बताना यहाँ पर। तो कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, तो बोलेंगे कायर बन के चुपचाप रहना। ठीक है, हमें कायर बन के रहना नहीं है, बल्कि हमें कैसा बनना होगा? साहसी बनना होगा। ठीक है, इस कविता के आधार पर हमें कायर नहीं बल्कि क्या बनना है? साहसी बनना है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, ये हमारे पास कविता का अंश है। ठीक है, इसका भावार्थ पूछा है, इसका आशय क्या होगा? तो इसका आशय है दुख से रोना। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? दुख से रोना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं, यानी जो कविता के जो कवि हैं वो मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या पूछा गया है कि मनुष्य कायर बनकर न रहे। ठीक है, मनुष्य कायर बनकर
न रहे। यानी जो कवि है वो मनुष्य से क्या कहना चाहता है कि मनुष्य जो है कायर बनकर न रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि पथ चूमे तर्कस का, पथ चूमे तर्कस यानी कविता में एक अंश दिया गया है, एक पंक्ति हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, उसका हमें आशय बताना है। ठीक है, उस पंक्ति का हमें आशय बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, पथ में कांटे हैं। ठीक है, रास्ते में कांटे हैं। ठीक है, तो आमतौर पे जो हमारे पास जो फेलियर होता है, या कह सकते हैं कि हमें जो सीखने का जो मौका मिलता है, ये इसी रास्ते में मिलता है जहाँ पे हमें कांटे चुभते हैं, वहाँ पे मेहनत करने की हमें प्रेरणा मिल रही होती है। ठीक है, तो सही जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्यवहारिक ज्ञान, यानी हमारे पास जो व्यवहारिक व्याकरण है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ये हमारा सेक्शन है बी, यानी कि ख हमारे पास जो सेक्शन है उससे हमारे पास प्रश्न पूछे गए हैं। और एक ख क्या है, व्याकरण है, यानी कि हिंदी ग्रामर है। ठीक है, हिंदी ग्रामर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमारा हिंदी ग्रामर का पेपर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है कि जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म उपस्थित हो, यानी कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म भी उपस्थित हो, तीनों का तीनों उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। इंग्लिश में हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव या नॉन ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग सकर्मक और अकर्मक कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि जिसमें सब्जेक्ट भी होगा यानी कि कर्ता, जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा यानी कि कर्म, और जिसमें वर्ब भी होगा यानी कि क्रिया। तो जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों रहता है, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 9 तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो जिसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, जिसमें कर्म नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बंदर नाचता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। ए नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे कर्म क्या है, पत्र, गीता पत्र लिखती है। ठीक है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्म क्या है, पुस्तक। रोहित ने गीत गाया, गीत यहाँ पे क्या है, कर्म। यानी हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों का तीनों किसका उदाहरण है, सकर्मक का है। किसका उदाहरण है, सकर्मक। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अकर्मक का उदाहरण देना है, यानी जिसमें कर्म नहीं हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए हमारा 10 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मैंने संदेश भिजवाया, इसमें पूछा गया क्रिया क्या है। तो इसमें क्रिया क्या है, हमसे पूछा गया इसमें क्रिया का भेद बताना है। ठीक है, कौन सा क्रिया है ये, तो बोलेंगे 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है ना, इसमें क्रिया पद छाटना है। तो सुनाना क्या होता है, क्रिया होता है। ठीक है, सुनाना क्या होता है, क्रिया। तो सुनाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पिताजी के द्वारा, ठीक है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, इसमें बताना है हमें वाक्य बताना है। यहाँ पे मिस्टेक से वाक्य लिख दिया है, ये वाक्य नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वाच्य होगा, वा आधा च य, यानी कि वॉइस। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वॉइस बोलते हैं। एक्टिव और पैसिव, वॉइस में हम लोग यहाँ पे मेनली क्या बात करते हैं, एक्टिव वॉइस, और दूसरा हमारे पास होता है पैसिव वॉइस। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं, जबकि हिंदी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये सब हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो 13 नंबर में हमसे पूछा गया है कि पिताजी के द्वारा, है ना, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, ये कौन सा वाच्य है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य। अगर यहाँ पे होता कि पिताजी अखबार पढ़े, ठीक है, पिताजी अखबार पढ़े, सिंपली हमसे खाली पूछा जाता, ठीक है, पिताजी अखबार पढ़े, तो यहाँ पे हो जाता, इस केस में क्या हो जाता, कर्तृवाच्य हो जाता। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया पिताजी के द्वारा अखबार
पढ़ा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की, ठीक है, कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता। कर्ता के कार्य की क्या होती है? प्रधानता। यानी मेन जो रोल होता है वो किसका होता है यहाँ पर? तो हम लोग बोलेंगे कार्य की, ठीक है, कार्य की प्रधानता होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ठीक है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये क्या है? इससे ऑप्शन पूछा गया किस प्रकार का वाच्य है। हमें इसमें क्या बताना है? वाच्य बताना है। क्या बताना है? वाच्य यानी कि वॉइस बताना है। तो हम लोग बोलेंगे ये भाववाच्य है, ठीक है, ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि यथाशक्ति कौन सा समास है? ये हमारा समास वाला प्रश्न है। ये किस प्रकार का है ना, यानी कि समास के प्रकार से सवाल पूछा गया है। तो हम लोग जब सिलेबस में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे समास के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, यानी टाइप्स इसके पढ़ते हैं। उसी से सवाल पूछा गया है कि यथाशक्ति किस प्रकार का समास है। तो बोलेंगे अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो से अधिक पद रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं समास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि समास, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है कि जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? जलज, ठीक है, जलज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो हम लोग बोलेंगे बादल, ठीक है। अनेकार्थी शब्द यानी उसी का एक और शब्द जलज का क्या होता है? तो बोलेंगे बादल। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन नंबर पूछा गया समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? ठीक है, समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? समाधिकरण, ठीक है, समाधिकरण और व्याधिकरण। दो भेद पूछा गया है, समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद। तो पहला भेद होता है हमारे पास यहाँ पर समाधिकरण, ठीक है, और दूसरा भेद क्या होता है यहाँ पे? व्याधिकरण। यानी 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये डायरेक्ट सवाल है तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि विद्यार्थी अध्ययन, ठीक है, विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ठीक है। विद्यार्थी जो है किसके बिना, यहाँ पे हम लोग को भरना है सब देखकर। देखिए यहाँ पर निकट कोई मतलब नहीं बनता, कब और कोई मतलब नहीं बनता, इसमें से सूटेबल हमको चुनना रहता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि विद्यार्थी अध्ययन खाली स्थान सफल नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ठीक है। ये उचित अवयव भरने के लिए दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? एक प्रधान होता है तो बाकी कौन सा होता है? तो हम लोग बोलेंगे बाकी होते हैं आश्रित वाक्य, आश्रित उपवाक्य, ठीक है, आश्रित यानी उस पर डिपेंड करेगा। और उपवाक्य को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, उपवाक्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्लाउज बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउज। तो हमसे पूछा गया है कि मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है तो बाकी कौन सा होता है? तो बोलेंगे आश्रित उपवाक्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 फिनिश हो गया है और क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट अगर 22, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पठित गद्यांश देखना होगा, है ना, खंड ग। यानी जो हमारे पास किताब है, ये जो हमारे पास हिंदी की जो किताब है इसको आप क्षितिज कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षितिज। और एक और किताब हमारे पास होता है इसका नाम है कृतिका। तो इससे संबंधित हम लोग को यहाँ पे आंसर देना होगा। हमें क्लास 10 में दो किताबें पढ़नी होती है बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्षितिज और कृतिका, ठीक है, क्षितिज और कृतिका। तो उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों का हल करेंगे, जवाब देंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो बालगोविंद भगत वाला जो चैप्टर है, ठीक है, बालगोविंद भगत का जो चैप्टर है उससे संबंधित ही है। तो जिन्होंने भी इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ होगा उसको यहाँ पर आंसर देना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि बालगोविंद भगत का कद कैसा था। तो डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है मंझोले कद, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बालगोविंद भगत का जो कैरेक्टर स्केच है उससे संबंधित सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, ये कोई भी बता सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग को इसी प्रकार से प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है कि बालगोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे, ठीक है। कैसी माला बांधते थे, हम लोग को बताना है कैसी माला बांधते थे। बालगोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी तुलसी की माला। तुलसी क्या है, तो एक प्रकार से पौधा है ना। तुलसी क्या एक तरह से पौधा जिसका हिंदू धर्म में पूजा पाठ से संबंध होता है और बहुत प्रकार के यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारे लिए एक जड़ी बूटी का भी काम करता है, ठीक है। तो बालगोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि तुलसी की माला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर जब 24 यहाँ पे देख रहे होंगे, तो 24 के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर एक पैसेज पढ़ना होगा, यानी कि जो हमारे पास पठित गद्यांश दिया गया है। तो ये हमारे पास जो गद्यांश दिया हुआ है ये किससे संबंधित है, ठीक है, ये किससे संबंधित है। तो साफ साफ यहाँ पे दिया है कि अमरुद्दीन का जन्म डुमरांव बिहार के एक संगीत प्रेम परिवार में हुआ। अब 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गया। डुमरांव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा कहीं नहीं लगा कभी। फिर भी यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। यानी हमें यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है ये कहीं ना कहीं हमारे पास बिस्मिल्लाह खान का चैप्टर से है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ में आना चाहिए कि हमारे पास किससे संबंधित है, तो बोलेंगे ये चैप्टर हमारे पास बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाले से संबंधित है, ठीक है। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया इसमें 24 नंबर में कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे डुमरांव, और डुमरांव कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। डुमरांव कहाँ पर है, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि कौन कौन एक दूसरे के उपयोगी हैं, ठीक है। कौन कौन एक दूसरे के उपयोगी हैं, 25 नंबर, यानी तो बोलेंगे हम लोग शहनाई और डुमरांव, ठीक है। शहनाई का जो शुरुआत माना जाता है ना, भारतवर्ष में या पूरे विश्व में भी कह सकते हैं, हमारे महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, जिनको बाद में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, उन्हीं के नाम पर है। उन्होंने यहाँ पर जो है शहनाई का बहुत ही बड़े स्तर पर पूरे विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाई, और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, डुमरांव में। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो पठित काव्यांश, यानी कि हमारे पास जो बुक है, ठीक है, जो हमारे पास किताब होती है क्षितिज वाली, उस किताब से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन दिया गया हमारे पास, कम से कम 4-5 लाइन दिया गया है उस पोएम से, है ना, जो हमारा कविता है हिंदी का, है ना, यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है। कविता का नाम क्या है, यह दंतुरित मुस्कान। और यह जो कविता है ये नागार्जुन, ठीक है, इसके जो कवि हैं कौन है, नागार्जुन है, ठीक है, कौन है, नागार्जुन। तो पूछा है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है। सबसे पहले अगर पूछता कि एक इसका मतलब कविता का नाम क्या है, तो बोलेंगे यह दंतुरित मुस्कान, और इसमें पूछा है कि कवि कौन है, तो बोलेंगे नागार्जुन। और नागार्जुन भी बिहार के रहने वाले थे। इनका भी ओरिजिनल नाम क्या था, तो बोलेंगे वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। इनका नाम क्या था, तो हम लोग बोलेंगे वैद्यनाथ मिश्र। ओरिजिनल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका जैसे देश और भी विभिन्न विभिन्न देशों में इन्होंने घूमा। तो भारत के एक सांस्कृतिक धरोहर कवि के रूप में इनका नाम आता है। इनका मूल नाम क्या था, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए नागार्जुन का मूल नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, तो बोलेंगे वैद्यनाथ मिश्र। और फेमस किस नाम से हुए थे, नागार्जुन। यानी 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हमसे पूछा गया है कि दंतुरित का क्या अर्थ है, ठीक है। दंतुरित का क्या अर्थ है, तो दंतुरित का अर्थ होता है टेढ़े मेढ़े दांत, है ना। दंतुरित का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े दांत। या जब कोई शिशु होता है ना, जब शिशु का दांत निकलना प्रारंभ होता है तो उसके बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर सुंदर दांत उसको निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसी मनमोहक भावना और दृश्य के बारे में जो है ये कवि देव हमारे नागार्जुन बताना चाहते हैं। तो दंतुरित का यहाँ पे अर्थ क्या बताया गया है, तो हम लोग बोलेंगे टेढ़े मेढ़े दांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये हमारे पास
दिया हुआ है, इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। पूछा है कि बालुकी बोली बधौ नहीं तोही, ठीक है, बालुकु बोली बधौ नहीं तोही। तो उपरोक्त काव्य की पंक्ति के रचयिता कौन है? यहाँ पे भी रचयिता यानी कवि के नाम पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए। ये तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, ऑप्शन ए तुलसीदास। फिर पूछा है कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो बोलेंगे अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुप्रास। इसमें कौन सी अलंकार है? तो बोलेंगे अनुप्रास, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पाठ्य पुस्तक खंड घ। हमारे पास सेक्शन जो घ है वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित है, जिसमें हम लोग यहाँ पर 11 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40, इसमें हम लोग आज यहाँ पर 40 MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। कितने? 40। तो हम लोगों ने 29 तक का यहाँ पे देख लिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है। तो 30 में हमसे पूछा गया है कि कृष्ण का संदेश सुनकर, ठीक है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी, ठीक है। जब उनका संदेश आया था, और संदेश लाने वाले कौन थे? तो उद्धव थे, ठीक है। संदेश लाने वाले कौन थे? तो हम लोग बोलेंगे उद्धव थे, ठीक है, उद्धव, ठीक। तो इसमें उनकी जो हालत थी, उनकी जो स्थिति थी, कैसी हो गई थी? तो बोलेंगे विरह की आग जगी, ठीक है। विरह का मतलब होता है वेदना। विरह का मतलब क्या होता है? वेदना यानी कि विक्षोभ। वेदना यानी कि विक्षोभ, यानी सेपरेट हो जाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी। फिर हमसे पूछा गया 31 में उत्साह कविता, ठीक है, उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है? किन अर्थों की ओर इशारा करती है? तो 31 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण, नव संचार की ओर। इस कविता में यही सिखाया गया है। और इस कविता का नाम क्या है? उत्साह, ठीक है, उत्साह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया हमसे कि मुख्य गायब की आवाज कैसी थी? मुख्य गायब नहीं, ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे गायक, है ना, मुख्य गायक। ये हमारे पास कृतिका किताब से दिया गया, ठीक है, कृतिका किताब। तो उसमें पूछा गया है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी चट्टान जैसी भारी, चट्टान जैसी भारी। यहाँ कुल मिलाकर यहाँ पे टुन्नू का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? टुन्नू का। उसका आवाज कैसा था? तो बोलेंगे चट्टान जैसी भारी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? ठीक है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट, अस्पष्ट सुख। धुंधला अगर मान लीजिए अगर उजला रहेगा या उज्जवल रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा हमारे पास? उज्जवल रहेगा, ठीक है। तो उज्जवल किसके लिए होता है? स्पष्ट के लिए। उज्जवल किसके लिए? स्पष्ट के लिए। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो बोलेंगे स्पष्ट सुख का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया क्वेश्चन नंबर 34, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? ठीक है, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छलावा, छल कर देना, किसी के साथ छल करना, कपट करना, ठीक है, छल या कपट करना, ये क्या है? मृग तृष्णा का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माता का अंचल, कृतिका बुक से दिया गया माता का अंचल, ठीक है। तो माता का अंचल में मर्दुय शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया था? किसने प्रयोग किया था और किसके लिए किया था? किसने किया था और किसके लिए किया गया था? तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लेखक की, है ना, लेखक की माता ने, लेखक की माता ने। किसके लिए? तो बोलेंगे लेखक के पिता के लिए। लेखक की माता ने प्रयोग किया था लेखक के पिता के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 हम लोग देखेंगे यहाँ पर, उसमें हमसे क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि जो मूर्तिकार है, ठीक है, जो मूर्तिकार है ना, यानी नेताजी का चश्मा से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया? ठीक है, जो मूर्तिकार है उसमें मूर्ति के नाक के लिए उसने क्या सुझाव दिया? तो बोला कि जिंदा नाक लगा दी जाए। एक तरह का व्यंग्य है, ठीक है, एक तरह का क्या है? तो बोलेंगे व्यंग्य है, यानी कि कमेंट है ये, ठीक है, क्या है ये हमारे पास? कमेंट है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि नकली नाक, यानी मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया? तो बाद में बोला कि नकली नाक नहीं, बल्कि अब कौन सी नाक लगानी है? तो बोलेंगे जिंदा नाक लगा दी जाए।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। इसमें हमसे पूछा गया है कि चैप्टर का नाम है यहाँ पे शाना साना हाथ जोड़ी, है ना, शाना सोना हाथ जोड़ी। तो ये जो प्रार्थना है इस लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी है, ठीक है, किस देश की युवती से सीखी है। तो हमारे पास 37 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल की। किस देश की युवती, तो बोलेंगे नेपाल की युवती। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। पूछा है कैप्टन कौन था, ठीक है, इसमें क्या पूछा हमसे, कैप्टन कौन था, तो बोलेंगे चश्मा बेचने वाला था, ठीक है। तो 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन कौन था, तो एक चश्मा बेचने वाला था। लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए हैं, हम लोग इसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन है 39 और 40, ठीक है, 39 और 40 आज हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा क्या गया है। तो लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था, ठीक है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। आत्मसम्मान को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, आत्मसम्मान को क्या बोला जाता है, तो बोलेंगे हम लोग सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, यानी आत्मसम्मान के लिए लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि फादर कामिल मुल्के, ठीक है, फादर कामिल मुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, ठीक है, हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, तो हम लोग बोलेंगे राष्ट्रभाषा, है ना, हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे, राष्ट्रभाषा, यानी कि नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज। हिंदी आज भी हमारे लिए नेशनल लैंग्वेज नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे जाना जाता है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आज भी हमारे पास जाना जाता है, ठीक है। तो फादर कामिल मुल्के थे, उन्होंने हिंदी को किस रूप में देखना चाहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रभाषा के रूप में। सही जवाब क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा के रूप में। तो हम लोगों ने यहाँ पर 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखा हुआ है एमसीक्यू। आपको यहाँ पे बताना है कि 40 में से कितने आपको बन गए, ठीक है, आपको पहले यहाँ पे खुद से ट्राई करना है ना, उसके बाद यहाँ पर हेल्प लेना है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि जो प्रैक्टिस आपका है बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, यानी पूरे बुक से सवाल आने वाले हैं, यहाँ तक कि पठित अपठित काव्यांश पद्यांश और साथ ही साथ हमारे पास कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास मिसलेनियस टाइप के भी होते हैं, बुक से भी बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब सारा हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव में इतना अच्छा मजबूत पकड़ हो जाएगा कि बुक से या कहीं से भी सवाल हिंदी में पूछ देगा तो हम लोग का मार्क्स यहाँ पे नहीं गड़बड़ होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप कर लेंगे सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर और किस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।